हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो काफ़ी दिन हो गया है यार वीडियो रिकॉर्ड करे हुए, मतलब थोड़ा अलग सा लग रहा है यार। बहुत टाइम हो गया। मतलब मैंने लास्ट वीडियो डाला था 31 दिसंबर को लास्ट था। मतलब पिछले साल ही मैंने लास्ट वीडियो डाला था। आज 23 तारीख है, तो जब से ये साल स्टार्ट हुआ है तब से मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करे। बट कोई ना यार, अब स्टार्ट करेंगे। मतलब इतना यार लाइफ में भागते 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 खुद को थोड़ा रेस्ट चाहिए था मेरे को, इसलिए मैंने सोचा यार कुछ टाइम के लिए अपने आप को टाइम देना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए। तो आई नीड अ रेस्ट, तो इसलिए मैंने रेस्ट लिया। और अब सही सही होगा। आगे से कंसिस्टेंसी के साथ अब पढ़ेंगे, और जून में आपका एग्जाम है, तो उससे पहले मैं आपका पूरा सिलेबस खींच के पूरा तैयार करा दूंगी। ओके, तो टेंशन नहीं लेने का है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज से अपना बीपीएससी 130 मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। ओके जी। तो अगर आप इस बीपीएससी 113 को स्टार्ट कर रहे हो, तो अब तक मैं ये मान रही हूँ कि आपने बीपीएससी 111 कवर कर लिया होगा। क्योंकि बीपीएससी 111 के अंदर हम क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी को जाना था। वहां पे जो हमारे क्लासिकल पॉलिटिकल जो फिलोसफर थे उनके बारे में जानना था। है ना? याद है? एरिस्टोटेल, एरिस्टोटल, प्लेटो। कुछ याद आ रहा है ना? हाँ, वही। तो मैकिवली। तो ये कुछ ऐसे लोग थे जो क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर्स थे। लेकिन अब हमारी कहानी स्टार्ट होने वाली है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर पर। ठीक है? अब इसी से हमारा स्टार्ट होता है कि हम इसको मॉडर्न क्या बोलते हैं। मॉडर्निटी क्या होती है? यहाँ से स्टार्ट होती है एनलाइटमेंट, रैशनैलिटी की। ठीक है? अब रीजन के ऊपर ज्यादा बेस होंगी बातें। अब हर एक थिंकर रीजन, नॉलेज, साइंस, इन सब की बातें करेगा। अब तक तो थोड़ा मतलब चला आ रहा था सिस्टम, जो पहले से कोई बात करता है कि किंग को डिवाइन पावर मिलना चाहिए, इस तरीके से अभी तक बात हो रही थी, एब्सोल्यूट मोनार्की वगैरह, ये चीजें। लेकिन अब सोसाइटी मॉडर्न हो रही है, तो थिंकर भी क्या आ रहे हैं, मॉडर्न निकल कर आ रहे हैं। तो ये बुक जो है आपकी मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर की है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट यूनिट से। तो आपका फर्स्ट यूनिट आपको किसी फिलोसफर के बारे में नहीं जानकारी देगा। ये बताएगा एनलाइटमेंट क्या होता है, रेशनलिटी क्या होती है, और ये मॉडर्निटी क्या होती है। ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको छोड़ दो, नहीं भाई। एक बेसिक कंटेंट बना के रखो कि एनलाइटमेंट क्या होते हैं, रैशनैलिटी क्या होती है, आइडिया ऑफ मॉडर्निटी का क्या है। ठीक है? कहीं से कोई क्वेश्चन टपक गया तो अपने आंसर तो लिख देंगे ना। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक दिया हुआ है? तो इसके अंदर पहले तो हम बुक को ही देख लेते हैं, बुक के अंदर क्या है। तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन यही पढ़ेंगे कि एनलाइटमेंट क्या होता है, रैशनैलिटी और मॉडर्निटी। जीन स्टैकहोस रूसो के बारे में पढ़ेंगे। मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट के बारे में जानेंगे। जेएस मिल, कार्ल मार्क्स और एलेक्जेंड्रा। मतलब कुछ दो चार थिंकर है जिनके बारे में आप पढ़ने वाले हो, ज्यादा कुछ थिंकर इसके अंदर नहीं है। ठीक है? पहला क्लासिकल थिंकर काफी ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ पांच ही थिंकर के बारे में जानना है। ओके? अच्छी है ना बुक? छोटी सी है, लेकिन यूनिट थोड़ा बड़ा लगेगा। लेकिन अगर आपको एक थिंकर के बारे में जानना है, भाई कार्ल मार्क्स के बारे में आपको पता है। कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, क्लास क्लास स्ट्रगल, कैपिटलिज्म, ये सब कनेक्टेड है। यहाँ पे उनको चैप्टर बना दिया है, लेकिन उसका पूरा थ्योरी तो आपने बीपीएससी 101 के अंदर पूरा ऊपर से पढ़ के आए हो, जेएस मिल के बारे में पढ़ के आए हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे चैप्टर बना दिया है एक पार्ट की तरह। जैसे मैं करती हूँ ना कि एक वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, उसके लिए दो दो तीन तीन पार्ट बना देती हूँ। तो ऐसे ही बुक ने क्या करा है कि भाई हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल में उन्होंने क्या करा है, क्लास स्ट्रगल को दूसरा चैप्टर बना दिया है। लेकिन तीनों चैप्टर कनेक्टेड है, 10, 11, 12। ठीक है? मतलब आप ब्लॉक वन को पूरा एक एक थिंकर तक ही पूरा कनेक्ट करके रखो। ठीक है? कंटेंट एक ही बनेगा। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। हाँ जी। तो आज का जो ये चैप्टर है आपका, इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एनलाइटमेंट क्या था, क्या बातें क्या करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। इंट्रोड्यूस करेंगे इस चैप्टर को। देन इसके बाद एनलाइटमेंट होता क्या है, एनलाइटमेंट का मीनिंग क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, अलाइनमेंट के फेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स और कौन कौन से थिंकर्स हैं। ठीक है? देन उसके बाद हम रैशनैलिटी की बात करेंगे। रैशनैलिटी क्या होता है, ये मॉडर्निटी क्या होता है, और कौन कौन से थिंकर मॉडर्निटी, एनलाइटमेंट को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ओके, चलो जी। हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में देखो भाई, एनलाइटमेंट एमरजेंस। एनलाइटमेंट क्या है? एनलाइटमेंट मतलब एक ऐसा पीरियड जहां पे लोग स्टार्ट करते हैं रीजन का और साइंस का। अच्छा जी, बिल्कुल। यहाँ पे हम वर्ल्ड को समझने के लिए साइंस और रीजन का यूज करते हैं। जब आपने क्लास अगर आपने क्लास 11th के अंदर ह्यूमैनिटीज लिया होगा, तो बहुत से लोगों के पास ज्योग्राफी होगा। तो उसके अंदर आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ है।
नेबुला था, ठीक है? नेबुला है और बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ना हमने रीज़न और साइंस का यूज़ करे कि यूनिवर्स कैसे बनाए, ठीक है? वर्ल्ड कैसे क्रिएट हुए। तो यहाँ पे हम इस बिग बैंग थ्योरी के अंदर क्या कर रहे हैं? रीज़न का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कोई कहानी नहीं बताई गई है आपको। जैसे कहानी बताई जाती है ना कि ऐसे-ऐसे करके ये अर्थ बना है। नहीं, नहीं। यहाँ पे आपको पूरा एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पे रीज़न और साइंस का यूज़ करके आपको बताया है कि वर्ल्ड ये पूरा यूनिवर्स कैसे फ़ॉर्म हुआ है। आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा होगा कि कॉन्टिनेंट कैसे फॉर्म हुए हैं, कैसे जो कॉन्टिनेंट है वो फ्लोट करता है। तो ये सब क्या है? यहाँ पे हम साइंस का यूज़ करके पूरे वर्ल्ड को समझ रहे हैं। यहाँ पे हम कोई रिलीजियस टीचिंग या किंग के अथॉरिटी की बातें मानकर ही उनकी बातों को मानकर ऐसा नहीं कह रहे कि वर्ल्ड ऐसे बना है, नहीं। हमने साइंस और रीज़न का यूज़ करा है। तो एनलाइटमेंट एक ऐसी चीज़ है, जहाँ पे हम कुछ चीज़ को समझने के लिए रीज़न और साइंस का यूज़ करते हैं। समझे भाई बच्चों? ओके। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो जो एनलाइटमेंट है ना, ये स्टार्ट हुआ है आपके वेस्टर्न यूरोप से, स्पेशली इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के अंदर, और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गया है। ओके। अब इस एनलाइटमेंट के अंदर हुआ क्या है भाई? देखो, हुआ क्या है कि एनलाइटमेंट से पहले जब लोग रीजन साइंस का यूज नहीं करते तो राजा रानी वगैरह के पास बहुत सारा पावर था। वो बोलते थे कि भाई देखो, हमारे सपने में कौन आया? भगवान आया। उनको बोला कि तुमको पूरे ये पूरा जो राज्य है इसके ऊपर रूल करने का है, तो आज से मैं तुम्हारा राजा, और जो मैं बोलूंगा तुमको मेरा बात मानना होगा, क्योंकि मेरे सपने में कौन आया? भगवान आया। ठीक है भाई, लोगों ने भी मान लिया, क्योंकि लोग रीजन का तो यूज कर ही नहीं रहे थे। वो रैशनल बीइंग तो थे ही नहीं, वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग थे। तो लोगों ने मान लिया। लेकिन एनलाइटमेंट इस आइडिया को चैलेंज करता है कि भाई किसी को इतना पावर क्यों दे रहे हो? अपना खुद का दिमाग यूज करो ना, है ना? और काफी पॉलिटिकल चेंज भी हो रहा था। ब्रिटेन के अंदर ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है 1688 के अंदर, जहाँ पे बहुत बड़ा शिफ्ट आता है उनकी पॉलिटिकल के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। यहाँ पे जो पहले एब्सोल्यूट मोनार्की था वो चेंज हो गया कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में। अब संविधान बन गया। संविधान में लोगों को राइट्स मिल गई, उनकी फ्रीडम मिल गई। तो पार्लियामेंट का यहाँ से स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट, जहाँ पे लोगों को पावर मिलने लग गई। यहाँ पे अब मोनार्की क्या नहीं रहा, एब्सोल्यूट नहीं हुआ। तो ये कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हमारा एनलाइटमेंट स्टार्ट होते हैं। जब लोगों को फ्रीडम मिली, लोगों को अपनी बात बताने का फ्रीडम मिला, एक्सप्रेस करने का फ्रीडम मिला, तो लोगों ने अपनी बातें पूरा फैलाया, अपना मैसेज पूरा फैलाया। इंटेलेक्चुअल चेंज, इंटेलेक्चुअल चेंज के अंदर 50s के टाइम पे जो मार्टिन लूथर था, वो क्या करते हैं? वो चैलेंज करते हैं कैथोलिक चर्च को। बोलते हैं यार, तुम इनको क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो? ये अपनी अथॉरिटी को क्वेश्चन करो ना, ओपनली होके तुम बोलो, जो चीजें तुम्हें सही नहीं लगती है बोलो भाई, रिफॉर्म लेकर आओ। साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ था। कुछ साइंटिस्ट जैसे गैलीलियो, न्यूटन, वो बोलते हैं कि तुम भाई इस रीजन का, एविडेंस का यूज करो। अगर तुम वर्ल्ड को एक्सप्लेन कर रहे हो तो इसके लिए तुम एविडेंस दो। चर्च ने तो बोल दिया था कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, वो पूरा जो अर्थ है वो फ्लैट है, लेकिन हमको बताओ तो सही कैसे फ्लैट है। लोगों ने रीजन नहीं माना और लोग एकदम पूरी ऐसी फिलॉसफी में रहे कि अगर हम समुद्र में निकलेंगे तो एक ऐसा जगह आएगा जहां पे हम गिर पड़ेंगे। उनको तो पता ही नहीं था पूरा अर्थ जो गोल है ना? घूम के तो तुम आओगे वहीं पे जहां से तुम निकले हो। उनको पता ही नहीं था। उन्होंने सोचा चलते चलते, जैसे डब्बा होते हैं ना, जैसे टेबल होते हैं ऐसे करके, ये चल क्यों नहीं रहा? हाँ, उनको लगा कि अगर हम अपने घर से निकल के समुद्र में जाएंगे तो एक दिन ऐसे टपक जाएंगे। लो भाई, हो गया काम। अब इसलिए लोग निकले भी नहीं। लोगों को लगा यार सच बोल रहे, ठीक बोल रहे, है ना? तो लोगों ने, इन्होंने बोला कि भाई अपना खुद का रीजन यूज करो। एविडेंस कहाँ लिख रहे? तुमने फोटो वगैरह क्लिक करके, क्या एविडेंस है तुम्हारे पास? तो ये सारी चीजें इन्होंने बात किया। तुम चर्च को बोलो गलत है गलत बोलो, सही को सही बोलो। कुछ थिंकर्स जो बिलीव करते हैं कि हाँ भाई भगवान है, हमने माना भगवान है, लेकिन भगवान आपके वर्ल्ड के अंदर इंटरफेयर नहीं करते हैं। भगवान जी आपको ये नहीं बताते कि बच्चा आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप कोई गलत काम करोगे, आपको पता है उसका आपका सजा मिलेगा, लेकिन भगवान ये नहीं बोलते कि आप अपना दिमाग का यूज मत करो, जो होगा वो सब होगा, अपने आप होता रहेगा। नहीं बेटा जी, आपको कर्म करने के लिए भेजा हुआ है। आपको खुद अपना दिमाग, ऑब्जर्वेशन का यूज करना होगा। अगर आप इस जिंदगी को समझना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपना दिमाग लगाना होगा, अपनी ऑब्जर्वेशन लगानी होगी, अपने लिए डिसीजन लेना होगा। ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज की बात करी है। कल्चर शिफ्ट होते हैं। रेनिसेंस आया 15 सेंचुरी के अंदर, कहाँ पे? यूरोप के अंदर, जहाँ पे लोगों ने फोकस करा ह्यूमनिज्म के ऊपर।
जिन लोगों को पता नहीं है ना कहाँ पे पढ़ रही हूँ, देखो भाई यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैं हाईलाइट का यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं हाईलाइट का यूज करूंगी ना, आपको पता होगा कहाँ पे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ। थोड़ा सा फोकस होके पढ़ो। ओके जी। तो रेनेसांस के टाइम पे 15th सेंचुरी में आया था, जहाँ पे लोगों ने बोला, मतलब लोगों ने फोकस करा ह्यूमनिज्म पे, कि हम पूरे वर्ल्ड को स्टडी करेंगे, ठीक है, ह्यूमंस को स्टडी करेंगे रीजन के साथ, ठीक है। जिसके विच इन्फ्लुएंस एनलाइटमेंट से ही इन्फ्लुएंस था ये, ठीक है। ये वो एनलाइटमेंट से ही इन्फ्लुएंस था। काफी लोग मूव हो गए सिटीज में। अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, कैपिटलिज्म आ रहा है, तो लोग भी भाई शहर में अब कंपनियां खुली है तो काम करेंगे ना, सुट्टा थोड़ी नहीं मारेंगे गांव में बैठे बैठे, चने थोड़ी नहीं खानी है। कुछ काम करने हैं ना, भगवान ने कर्म करने के लिए भेजा हुआ है। बैठे बैठे कुछ नहीं होने का है। अपने पेट के लिए तुमको खुद कमाना पड़ेगा। ठीक है, तो लोगों ने बोला यार कंपनी खुला है, अपने लिए खुला है, तो चल के कमाते हैं। तो वहां पे वो लोग शिफ्ट होने लगे सिटीज के अंदर। अर्बनाइजेशन हुआ। वहां पे कॉफी हाउस बने, रीडिंग क्लब बने, जहां पे जो ये जो आइडियाज थे एनलाइटमेंट के, ठीक है, रिनेसेंस के, फ्रीडम के, राइट्स के, ये सब फेमस होने लगे। लोग इनको डिस्कस करने लगे, पॉपुलर होने लगे। मास मीडिया ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। न्यूज़पेपर, बुक, पैम्पलेट्स, ये स्प्रेड करने लगे आइडियाज को बहुत जल्दी। जहां पे लोगों के अंदर दिमाग की बत्ती जली कि भाई ये किंग के पास एब्सोल्यूट पावर क्यों है। ये चर्च को चैलेंज करा लोगों ने। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। और ये एनलाइटमेंट स्टार्ट तो हुआ यूरोप से, लेकिन ऐसा नहीं है यूरोप में रहा है, नहीं। इसे काफी कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्या करा है, ट्रेवल करा है, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका तक पहुंचा है। ठीक है जी। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए एनलाइटमेंट के अंदर। तो ये थी हमारी बेसिक कहानी इंट्रोडक्शन के अंदर जो मैंने को आपको बतानी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं एनलाइटमेंट होता क्या है। अब तक आपको कुछ समझ नहीं आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से आपका आंसर वाला कंटेंट स्टार्ट होता है। जो पेपर देने जा रहे हो भाई, एक दिन पहले जो पढ़ते हो ना, कि वीडियो तो मैं डाल रही हूँ जनवरी में, लेकिन पेपर होगा जून में, देखना एक दिन खोलेंगे जून को, रात को खोल के बैठ जाएंगे, फिर बोलेंगे मेरा कल एग्जाम है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूँ। तो उन बच्चों के लिए यहाँ से इस पढ़ने के लिए थोड़ा कंसंट्रेशन करो। तो एनलाइटमेंट होता क्या है, एनलाइटमेंट का क्या मतलब है, ठीक है, एक सेकंड देने का है मुझे। यस, हम बात करते हैं एनलाइटमेंट का। तो एनलाइटमेंट होता क्या है। तो एनलाइटमेंट जहाँ पे इसको बोला जाता है ऐसा एज जहाँ पे हम रीजन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, रीजन का यूज करते हैं। तो ये आपका यूरोप के अंदर 18th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुआ था। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे लोगों ने सोचना स्टार्ट करा। वो ट्रेडिशनली, और अब सिर्फ किसी की बातों पे ध्यान ना देके उन्होंने अथॉरिटी, चर्च को, इनको क्वेश्चन करना स्टार्ट करा। मोनार्की को, ओल्ड ट्रेडिशन को, इन सबको क्या करना स्टार्ट करा, क्वेश्चन करना स्टार्ट करा। ठीक है जी। तो एनलाइटमेंट को हम ऐसा एज बोलते हैं जहां पे हम रीजन का यूज करते हैं। तो एज ऑफ रीजन के नाम से भी हम एनलाइटमेंट को जानते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर। ये एक ऐसा टाइम है जहां पे लोग स्टार्ट करते हैं सोचना, रेशल बनना, क्वेश्चन करना, थ्योरिटी को, चर्च को क्वेश्चन करना, मोनार्की को क्वेश्चन करना, ओल्ड ट्रेडिशन को क्वेश्चन करना। यहाँ पे वो किसी भी चीज के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे थे, जो दिखा उसी के ऊपर बिलीव कर लिया, नहीं। हर चीज उन्होंने मतलब किसके बेस पे रखी, रीजन के बेस पे रखी, लॉजिक का यूज करा, एविडेंस का यूज करा। और यहाँ की उस उन्होंने गाइड करा नॉलेज एंड डिसीजन फॉर सोसाइटी। यहाँ पे उन्होंने क्या करा, डिसीजन लिया सोसाइटी के अंदर, किसको यूज करके, नॉलेज, ठीक है, और रीजन का यूज करके। ओके, तो ये हमारा एनलाइटमेंट होता है। तो कौन कौन से आइडिया है, की आइडिया है एनलाइटमेंट के। भाई आप रीजन का यूज करते हो, फेथ का नहीं कि मुझे आपके ऊपर विश्वास है, आप सही बोल रहे होगे, नहीं नहीं। रीजन का यूज, लॉजिक बताओ क्या है। एक अंगूठी पहनने से इंसान कैसे अमीर हो सकते हैं, रीजन बताओ। तो यहाँ पे लोगों ने जो भी डिसीजन लेना था वो अंडरस्टैंडिंग के साथ लिया, ना कि कोई भी ट्रेडिशनल अथॉरिटी और रिलीजियस के ऊपर रहकर। ह्यूमन राइट्स की बात करें, एनलाइटमेंट में कुछ थिंकर ने प्रमोट करा फ्रीडम को, इक्वालिटी को, और बोला कि यार ये तुम्हारी सारी नेचुरल राइट है, तुम्हारे पास लिबर्टी है, तुम्हारे पास इक्वालिटी है, ये सब तुम्हारा नेचर ने दिया है, तुमको बाय बर्थ मिला है, ये तुमको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेसी, यहाँ पे आर्ग्यू किया जाता है कि जो गवर्नमेंट का सिस्टम है ना, उसको बिल्कुल फ्री रखो, लोगों के थ्रू आनी चाहिए आपकी सरकार। कोई मोनार्क या रिलीजियस लीडर को क्यों बना रहे हो तुम, तुम्हारे ऊपर वो तुम्हारे डिसीजन लेने वाली है ना, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग डिसीजन तब लेगी जब तुम उनको चुनोगे। ठीक है। यहाँ पे बात किया जाता है किसको, रिलीजियस को और पॉलिटिक्स को सेपरेट करने का, कि ये जो चर्च है ना, इसको इतना पावर मत दो कि आपकी गवर्नेंस के अंदर आके इंटरफेयर करे।
चर्च को अलग रखो, रिलीजन को अलग रखो और पॉलिटिक्स को अलग रखो। एनलाइटमेंट के अंदर ये भी बात की जाती है। ओके, इंपॉर्टेंट फिगर्स, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स की बात करते हैं। तो इमनल कांत एक जर्नल फिलोसफर है जो अनकरेज करते हैं लोगों को, डेयर टू नो। भाई जानो, करो ना, जानो लोगों से, अपने लिए सोचो। ये बिलीव कि एनलाइटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं लेकिन अपना दिमाग का यूज करके। ठीक है। जॉन स्लॉक एक इंग्लिश फिलोसफर है जो आर्ग्यू करते हैं कि हर एक इंसान इक्वल है। और ये जो गवर्नमेंट होगी ना, ये लोगों के कंसेंट के बेस पे होनी चाहिए। कंसेंट बोले तो कि तुम्हारे कहने पे होनी चाहिए। अगर तुम बोलते हो ना तो सरकार नहीं बनने की है, अब यहाँ पे एक इंसान बोल रहा है सोसाइटी के अंदर, उसका नहीं चलेगा, मेजोरिटी का चलेगा। कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या चाहते हैं। अगर लोग ही उस सरकार को नहीं चाहते तो काहे सरकार बना के बैठे हो। अनजस्ट गवर्नमेंट है तो हटाओ उसको, तुम्हारे पास पूरा राइट है उसको ओवरथ्रोन करने का। जीन स्टैकवर्स रूसो, जो कि एक फ्रांस फिलोसफर थे, वो बिलीव करते थे कि हर एक इंसान इक्वल है और डेमोक्रेसी ही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेजेस की बात करें तो अर्ली एनलाइटमेंट, जो कि आपका स्टार्ट हुआ था हाफ 18th सेंचुरी के अंदर, यहाँ पे इन्फ्लुएंस है साइंटिफिक रिवोल्यूशन से। साइंस और लॉजिक की बात करता है कि हर एक चीज में अपना अपना रीजन और साइंस का यूज करो, लॉजिक का यूज करो, पॉलिटिक्स हो या फिर सोसाइटी हो। हाई एनलाइटमेंट ये आपका मिड 18th सेंचुरी की बात करता है, ये आपका फर्स्ट हाफ सेंचुरी, मतलब अर्ली 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ थिंकर्स जो कि चैलेंज करते हैं थ्योरिटी को, चर्च को, मोनार्की को। लेट एनलाइटमेंट जो कि आपका बिल्कुल 18th सेंचुरी के एंड में स्टार्ट होता है, यहाँ पे बोला जाता है रेवोल्यूशन, मतलब एनलाइटमेंट के आइडिया के आने की वजह से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। फ्रांस रेवोल्यूशन हो गया, जहाँ पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है आइडियलिज्म फिलोसफी के ऊपर। ठीक है, आइडियलिस्ट फिलोसफी के अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। ओके जी, अब की कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई एनलाइटमेंट के क्या क्या कैरेक्टर्स, यहाँ पे आप रीजन के ऊपर फोकस करते हैं, साइंस के ऊपर फोकस करते हैं। अगर आप अपनी सोसाइटी को, वर्ल्ड को इंप्रूव करना चाहते हो तो उसके लिए आप रीजन, साइंस, साइंटिफिक मेथड का यूज करो। आप अथॉरिटी को स्किप करो ना, क्यों क्वेश्चन नहीं करते उन ट्रेडिशनल पावर को, इस मोनार्की को, चर्च को, हर किसी को क्वेश्चन करो। अगर आपको चीज वैलिड नहीं लग रही है तो बोलो। अपनी खुद की राइट के ऊपर फोकस करो, फ्रीडम के ऊपर फोकस करो। ह्यूमन प्रोग्रेस की बात करते हैं, बोलते हैं प्रोग्रेस, ये जो आइडिया है ना ह्यूमैनिटी का, ये होना चाहिए, इससे तुम अच्छा बेटर कर सकते हो अपनी लाइफ में। सोसाइटी आपकी नॉलेज और रीजन के बेस पे होनी चाहिए। नॉलेज आपको एक्सपीरियंस से आएगी। लोगों को ऊपर विश्वास करके मत बैठो, ऑब्जर्व करो, टेस्ट करो। वो क्या बोल रहे हो उस पर ध्यान मत दो, ऑब्जर्व करो। भगवान ने तुमको दिमाग दिया, सोचने का क्षमता दिया है, तो इसका यूज करो। ओके, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। पॉलिटिकल इंपैक्ट देखें तो एनलाइटमेंट का जो आइडिया है वो काफी रिवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करे है। अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रांस रेवोल्यूशन, जहाँ पे लोग काफी इंस्पायर हुए और उन्होंने अब डिमांड करी राइट्स की, फ्रीडम की, कि भाई सरकार हमको फ्रीडम दे दो, हमको राइट्स दे दो। तो एनलाइटमेंट एक ऐसा टाइम जहाँ पे लोगों ने रीजन साइंस को तर्क दिया, बोला कि रीजन साइंस ही है, आज से हमारे पास राइट है किसका, सोचने का, रहने का फ्रीली। तो यहीं से आपका एक मॉडर्न वर्ल्ड बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है जी, जिसके बारे में अब हम जानने वाले मॉडर्निटी क्या होते हैं। आई होप आपको एनलाइटमेंट समझ में आया होगा। ओके, अब ये जो मैंने पढ़ा है ये खुद से भी पढ़ने का है, तब और अच्छे से समझ में आएगा। अब चलते हैं हम रैशनैलिटी क्या होता है। तो रैशनैलिटी एक ऐसा आइडिया है जहां पे हम बोलते हैं कि वी कैन डिस्कवर नॉलेज और लॉजिक। हम नॉलेज को डिस्कवर करते हैं लॉजिक का यूज करके। आपको कोई भी नॉलेज डिस्कवर करनी है, भाई लॉजिक का यूज करो। नॉट जस्ट व्हाट वी सी, ये नहीं कि हमने क्या सीखा है, क्या एक्सपीरियंस करा है। इट्स अबाउट थिंकिंग क्लियरली। आप पूरा क्लियरली थिंक करो, अच्छे से सोचो, फिर डिसीजन लो। और डिसीजन आपका फैक्ट के बेस पे होना चाहिए। और इससे आपका एक अच्छा कंक्लूजन, फेयर स्मार्ट कंक्लूजन बनेगा। आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे अगर आप फैक्ट और क्लियरली थिंक करोगे तो। ओके, एंशियंट ग्रीक फिलोसफर की बात करें जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, वो बोलते हैं कि ह्यूमन स्पेशल होते हैं क्योंकि इनके अंदर तर्क लगाने का पूरा वो है, क्या बोलते हैं, क्वालिटी है। इनके अंदर रीजन है, इनके अंदर सोचने का क्षमता है। तो प्लेटो बिलीव करते हैं कि ट्रू नॉलेज जहां पे तुम रीजन से प्राप्त करते हो, क्या वो होती है ट्रू नॉलेज। ना कि आपने इंद्रियों से क्या देखा, नहीं, समझने का है, ऑब्जर्व करने का है चीजों को। एनलाइटमेंट के टाइम पे काफी थिंकर्स आते हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि रीजन से ही गाइड करो और चैलेंज करो इस रिलीजियस को, इंस्टीट्यूशन को, पुराने पुराने को। थॉमस होबे जो बोलते हैं रीजन को एक्सप्लेन करो, वाई, रीजन से एक्सप्लेन, रीजन यूज करो रीजन का और एक्सप्लेन करो कि गवर्नमेंट क्यों बनानी चाहिए, सोसाइटी क्यों बनी है, ये सारी चीजें तुम खुद बताओ। कार्ल मार्क्स जो कि हिस्ट्री को पढ़ते हैं और धीरे धीरे फिर कम्युनिज्म तक पहुंचते हैं कि हमको कम्युनिज्म लेना है, किसकी वजह से पहुंचे, रीजन और लॉजिक का यूज करके। तो इनका पूरा
वो ना कम्युनिज्म का पूरे खुद ही बोलते हैं, साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बात करते हैं, साइंटिफिक सोशलिज्म की बात करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लॉजिक और रीजन का बात किया हुआ है। दूसरी तरफ जो इम्पेरिज्म है, यहाँ पे बोला जाता है कि नॉलेज फ्रॉम व्हाट वी एक्सपीरियंस आवर सेंसेस। मतलब वहां पे हम नॉलेज का बात कर रहे हैं लॉजिक से। ये बोल रहा है कि नॉलेज आपको कहाँ से मिलता है, आपके एक्सपीरियंस से, आपके सेंसेस से, आपने क्या टच करा, आपने क्या देखा। जॉन स्लॉक जो कि एक एम्पायरिस्ट थे, वो आर्ग्यू करते हैं कि जो आपका माइंड है ना, वो एकदम ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं, एक खाली पन्ने की तरह होते हैं। ठीक है, जो भरता जाता है एक्सपीरियंस से। और किसी भी इंसान को कुछ नहीं पता होता है। जब आप जन्म लेते हो, छोटे से बच्चे को क्या बोल पता, हाथ को हाथ बोलते हैं। उसको क्या पता जो रोटी होती है वो खाने की होती है। उसको क्या पता ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है। कुछ नहीं पता उसको, सब धीरे 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 सीखने को मिलता है, एक्सपीरियंस करता है हर चीज को। तो जब बच्चा जन्म लेते हैं तो उसको कुछ भी आइडिया नहीं होता, लेकिन एक्सपीरियंस से उसको मिलते हैं। इन द मिडल में दो थिंकर आते हैं, अमनल कान। बोलते हैं कि भाई देखो, आपको एक्सपीरियंस और रीजन, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। एक्सपीरियंस से भी सीखो और रीजन तर्क का भी यूज करो, तभी आप एक अच्छी नॉलेज गेन कर पाओगे। पॉलिटिक्स के अंदर रैशनलिटी जो है वो आपके सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जहां पे हम रिलीजन को हटा देते हैं सरकार से, और यूटिलिटेरियन की ज्यादा लोगों को बेनिफिट की बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। तो ये हुआ हमारा रैशनलिटी का। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं मॉडर्निटी का। ये मॉडर्निटी होता क्या है? तो मॉडर्निटी एक ऐसा पीरियड है जहां पे हम सोसाइटी को मॉडर्न करने की बात करते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था आपका 50s सेंचुरी से लेके 90 सेंचुरी तक, मिड के अंदर, वेस्ट वर्ल्ड के अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। ठीक है भाई, यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आता है आपकी पॉलिटिक्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। फीचर क्या है? कैपिटलिज्म राइज होता है, बिजनेस इंडस्ट्री वगैरह ये सब ग्रो होते हैं, मार्केट ग्रो होती है। क्रिश्चियनिटी को लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उसको मूवमेंट करते हैं, लोग रिलीजियस मूवमेंट खोलते हैं, बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करो। पॉलिटिकल चेंज आता है, डेमोक्रेसी आता है, लोग अपनी राइट्स की बात करते हैं। सोशल एंड प्रैक्टिकली फोकस किया जाता है, लोग प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं, साइंटिफिक वैल्यूज की बात करते हैं, ना कि रिलीजियस बिलीफ की। अर्बनाइजेशन ग्रो हो रहा है, इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, तो सिंपल सी बात है, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, सिटी ग्रो होगा, जहां पे एक बड़ी गवर्नमेंट को बनाने की बात की जाएगी। कम्युनिकेशन बढ़ते हैं, जिस तरीके से इंडस्ट्री बन रही है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो कम्युनिज्म भी बढ़ता है, ट्रेड भी बढ़ता है, जिससे लोग आपस में कनेक्ट होने लगते हैं, वर्ल्ड मतलब ग्लोबली लेवल पे कनेक्ट होना स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ की फीचर है कि इसके मॉडर्निटी के। थिंकर कौन है? थॉमस होबस, जॉन लॉक, जीन जैकोब रूसो, जो हेल्प करते हैं कि देखो भाई, आपको कुछ आइडियाज का ध्यान देना है, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, गवर्नमेंट, इन सब की बात करते हैं। ठीक है जी। अब कितने टाइप्स की मॉडर्निटी होती है? अर्ली मॉडर्निटी जो 50 से लेके 1789 तक थी, ये मॉडर्न लाइफ स्टार्ट होती है आपकी। यहाँ पे, यहाँ से हमारी मॉडर्न लाइफ स्टार्ट हो रही है, काफी चेंज के साथ। यहाँ पे रेनेसांस आ रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। क्लासिकल मॉडर्निटी ये स्टार्ट हुआ 1789 से लेके 90 तक। यहाँ पे नए नए वेज आ रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए। कैपिटलिज्म ग्रो हो रहे हैं। लेट मॉडर्निटी ये 90 से लेके 1989 तक है, जहां पे अब ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लगा है, वर्ल्ड पूरा कनेक्ट होने लगा है। तो तीन टाइप का मॉडर्निटी हमको दिखता है, अर्ली, क्लासिकल एंड लेट मॉडर्निटी। जोग्राफिकली कैसे स्प्रेड हुआ है मॉडर्निटी? तो पहले तो इसको यूरोसेंट्रिक माना जाता था। मतलब पहले क्या, हर कोई बोलता है कि जो मॉडर्न आइडिया स्टार्ट हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप से, और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला है। ठीक है, और वेस्ट सेंट्रिक मॉडर्निटी जो यूएसए को ज्यादा सेंटर रखती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक है। पॉलीसेंट्रिक हर किसी को लेके चलती है। ठीक है, तो एनलाइटमेंट और रैशनैलिटी की बात करें तो मॉडर्निटी कनेक्टेड आपके एनलाइटमेंट से। एनलाइटमेंट जहाँ पे लोग सोचना स्टार्ट करते हैं, लॉजिक साइंटिफिक होना स्टार्ट करते हैं। नेशनल थिंकिंग जहाँ पे आप रीजन का यूज करते हो, साइंस का यूज करते हो, पूरे वर्ल्ड को समझने के लिए। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं क्रिटिसिज्म का। अब भाई किन किन लोगों ने एनलाइटमेंट और मॉडर्निटी इनको क्रिटिसाइज करा है? काफी लोगों ने बोला है कि एनलाइटमेंट की वजह से रेवोल्यूशन हुआ है, क्रांति हुआ है, फलाना ढिकना। लोगों ने बोला कि देखो भाई, फ्रांस रेवोल्यूशन तो हुआ है, लेकिन इसकी वजह से काफी ज्यादा वायलेंस हुआ है, बहुत सारा वायलेंस, जिसको लोग देख के डर गए। बोला ये इक्वालिटी वाली सोसाइटी, ये रीजन वाली सोसाइटी, ये काम भी करेगी नहीं करेगी, या फिर ऐसी सोसाइटी के अंदर वायलेंस होता रहेगा। जो एनलाइटमेंट थिंकर है उनको बोला जाता है यार ये तो कुछ ज्यादा ही रीजन का यूज कर रहा है। लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, अरे भाई कुछ और भी चीजें होती है इंसान के अंदर, इमोशन, पैशन, ये कहाँ गया? ये भी तो ह्यूमन बीइंग का पार्ट है ना? तुम रैशनल बीइंग के ऊपर बात कर रहे हो, इंसान एक सोशल बीइंग भी होता है, वो तो याद रखो।
पोस्ट मॉडर्निस्ट कुछ थिंकर जैसे माइकल फोकॉट ये रिजेक्ट करते हैं कि प्रोग्रेस रीजन ये कुछ काम नहीं करता रे, ये बोलते हैं पावर और नॉलेज ही आपको हर एक चीज के ऊपर कंट्रोल करेगा। आप लोगों के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हो ना, तो पावर और नॉलेज का यूज करो। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो पावर होगा, ठीक है। इथनोसेंट्रिक एनलाइटमेंट आइडियाज ये बोलते हैं कि देखो भाई, जो ये एनलाइटमेंट के आइडियाज है ना, ये यूरोपियन वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है, और कभी कभी ये दूसरे कल्चर पे अप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके लिए तो अनफेयर हो जाता है। कुछ थिंकर बोलते हैं ये बिल्कुल बढ़िया है, कॉलोनिज्म बढ़िया है, ये सुपीरियर है, और ये कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को क्या बनाना चाहता है, सिविलाइज बनाना चाहता है। ठीक है, तो काफी लोगों ने इसकी बुराई भी करी है, काफी लोगों ने अच्छा ही बोला है, अच्छी बात है भाई। आगे चलते हैं। अब गांधी क्यों क्रिटिसाइज करते हैं मॉडर्निटी को? महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि देखो मेरे को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मॉडर्निटी और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ। क्यों? बोलते हैं मटेरियल थिंग के ऊपर कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। गांधी बिलीव बोलते हैं, गांधी जी जो है वो बिलीव करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो मेटेरियल थिंग के ऊपर ज्यादा केयर कर रही है। पैसा, टेक्नोलॉजी, सामान, अपने आप को मॉडर्न दिखाने, अपने पास सोने की चैन होनी चाहिए, अपना अलग ही सोसाइटी के अंदर वो होना चाहिए, बोल वाला, अपने पास घर बड़ा होना चाहिए, अपने पास कार होनी चाहिए, इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये एक आत्मा के लिए एनफ नहीं होता। मतलब तुम अपने आप को बाहर ही अच्छा दिखा सकते हो लेकिन अंदर से आप खुश नहीं हो सकते। बोलते ना कि तुम्हारे पास पैसा होगा बहुत सारा, लेकिन अंदर से खुश नहीं हो सकते। पैसा आपको कभी भी अंदर से खुश नहीं करेगा। जो खुशी मिलती है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ, काइंडनेस के साथ। अगर आप एक इंसान की मदद करते हो, वो खुशी आपको ज्यादा देगी। आपके पास 10 लाख रुपए है ना, और एक जगह आपने 10 लाख लोगों की मदद करी है, तो आप देख लेना वो 10 लाख रुपए आपको ज्यादा खुशी देते हैं या 10 लाख लोगों की मदद करने पे आपको ज्यादा खुशी मिलती है। आपको खुद पता चल जाएगा इसका आंसर। तो वही है कि आपको खुशी आपकी आत्मा को कब खुशी मिलेगी? जब आप थोड़ा इंटरनल बातें करोगे, काइंडनेस की बात करोगे, ना कि पैसे, धन, दौलत, इन सब चीज की। मॉडर्निटी ट्रू फ्रीडम नहीं है। वो बोलते, गांधी जी बोलते कि देखो भाई, आप मेटेरियलिज्म के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हो? मेटेरियलिज्म जहां पे लोगों को लालच बनाते हैं, तुम 2 पैसे कमाने के लिए गए, उसमें इतना पागल हो गए कि 4 पैसे के कमाने के लिए आप पागल हो रखे हो। वो आपकी ट्रू फ्रीडम नहीं है, उससे आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। अगर आपको ट्रू फ्रीडम चाहिए, आपको रियल हैप्पीनेस चाहिए, तो वो आपको मिलेगी स्पिरिचुअल ग्रोथ से, जहां पे आपको कोई मेटेरियल सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन अपने अंदर से आपको कुछ अच्छी चीजें मिलेगी सीखने के लिए। आपके अंदर, खुद के अंदर चेंज आएगा, जो कि मेरे अंदर काफी ज्यादा है। तो अपना एग्जांपल देती हूँ, स्पिरिचुअलिटी यार काफी चेंज करती है इंसान को, ये सही बात है, बिल्कुल सही। एग्री फॉर आइडिया साइड, इससे बिल्कुल एग्री है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पूरा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं को दिक्कत, परेशानी तो बताने का है। फिर हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम किसके बारे में जानेंगे? जीन्स जैकोस रूसो की बात करेंगे। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर, नोबल सेल्फिश और जनरल विल, सेल्फ गवर्नमेंट और लिबरल एजुकेशन को क्रिटिक्स करते हैं। ठीक है, तो इनके 3 चैप्टर है, इनके बारे में भी जानिए। ओके, तो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ पाया होगा। कोई दिक्कत, परेशानी तो बताने का है। और क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है जी, तो राधे राधे। सब अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।